इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है ई शॉपिंग। सेकेंड हमारा ई रिजर्वेशन है, ई गवर्नेंस, ई ग्रुप्स, सोशल नेटवर्किंग, एसएमएस, एमएमएस एंड जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजीज। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखिए। ई शॉपिंग क्या हो सकता है? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड ई शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग। अगर आप कोई प्रोडक्ट इंटरनेट के थ्रू सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ई शॉपिंग कहते हैं। E-shopping offers customer to the facility to purchase products from a seller in real time, browse and compare products, and find reviews, customer services like paying bills online। है ना? अगर ऑनलाइन कोई चीज़ आप परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पे पहली बात तो ये होता है कि प्रोडक्ट्स की आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। आप फिजिकल शॉप्स पे जाते हो कोई चीज़ परचेज करने के लिए, सपोज एक शूज़ आप परचेज करना चाहते हो तो आप शॉप पे जाओगे बाहर फिजिकली परचेज करने के लिए, तो वहाँ पे जो उसके मॉडल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड्स मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा लिमिटेड मॉडल्स मिलेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा कंपेरिजन आप नहीं कर सकते हो। बट ई शॉपिंग के थ्रू अगर परचेसिंग करनी है, बहुत सारी ऐसी हमारी वेबसाइटें होती हैं जैसे अमेजन, ईबे, फ्लिपकार्ट, ये सारी वेबसाइटें होती हैं जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि इनके थ्रू आप परचेजिंग कर पाओ। और इन साइटों के थ्रू अगर वही शूज़ आप परचेज करते हो तो वहाँ पे जैसे सपोज एडिडास का शूज़ लेना है तो उससे रिलेटेड जितने भी मॉडल होंगे वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। वहाँ पे आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हो, है ना? और जो भी चीज़ आपको, जो भी उसमें से जो भी मॉडल आपको अच्छा लगता है उसको तुरंत आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, है ना? अगर बिल पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए भी आपको तुरंत कैश नहीं देना है, उसको आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। आप रिव्यूज़ देख सकते हो, आपको कस्टमर के बहुत सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे। रिव्यू के थ्रू आप उस प्रोडक्ट के बारे में पता कर सकते हो कि वास्तव में वो प्रोडक्ट कैसा है आपके लिए, है ना? जहाँ तक पेमेंट की बात है तो पेमेंट के लिए आपको ये कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे पहला होता है कैश ऑन डिलीवरी का। कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है कि अगर आप ये चाहते हो कि हमारा प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए उसके बाद हमको पेमेंट करना है तो हम कैश ऑन डिलीवरी का यूज़ कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो, आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ किया, कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा आपने परचेज़ किया और उसके बाद तुरंत आपने नेट बैंकिंग के थ्रू उसका पेमेंट कर दिया। या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपके पास है, इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। इसके बाद बच्चों नीचे ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ साइट के नेम दिए हैं जिसके थ्रू आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। जैसे इसमें पहला कौन सा है? अमेजन.com, ईबे.com, फ्लिपकार्ट.com और स्नैपडील.com। ये हमारी कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जिनके थ्रू आप आराम से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर वन पे देखिए क्या लिखा है। ऑनलाइन सर्विसेज आर अवेलेबल 24/7, है ना? ऑनलाइन जो सर्विसेज होती हैं शॉपिंग की वो 24/7 हमेशा आपके लिए ओपन है, कभी भी आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो। एंड द कस्टमर कैन शॉप एनी कन्वीनियंट टाइम फ्रॉम एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन पे या जब भी आपका फ्री टाइम हो, जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं फ्री हूँ, मैं कोई चीज़ मैं आप परचेजिंग कर सकता हूँ, तो आप उस टाइम आप परचेजिंग कर सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। Many online stores post the reviews of customers who have already purchased product, which help the future customers to judge and buy based on their experiences। कोई प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हो, कस्टमर के आप रिव्यू, आपने व्यूज को पढ़ लिया कि आप उसमें आराम से जज कर सकते हो कि ये वाला प्रोडक्ट हमारे लिए कैसा होगा, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर इज आल्सो द फैसिलिटी ऑफ इजी रिटर्न विदाउट क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, जो आपने प्रोडक्ट मंगाया हुआ है वो अच्छा नहीं लगा, तो बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी क्वेरी के आप उसको रिफंड कर सकते हो। द कस्टमर कैन इधर ऑप्ट फॉर रिफंड और इवन रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इफ नॉट सेटिस्फाइड। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपने प्रोडक्ट को विद इन 10 days आराम से इसको रिफंड कर सकते हो। डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो बच्चों, देखो इसमें ध्यान से कौन कौन से हो सकते हैं। समटाइम्स ए रॉन्ग प्रोडक्ट आर डैमेज्ड प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड एंड हैज टू बी रिप्लेस्ड विच रिजल्ट्स इन डिले। कभी कभी जो प्रोडक्ट आपने मंगवाया हुआ है, जो आपने परचेज किया हुआ है, जब वो प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचता है तो पता लगा वो ब्रेक हो चुका है या उसमें कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कलर कुछ अलग है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना? तो ये एक बड़ा इसमें फैक्टर माना जाता है। A major problem in e-shopping is the hassle in returning the product and following up on our refund or exchange of items। ये रिफंड करने में भी कभी कभी कुछ हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये एक प्रॉब्लम होती है इसमें, कभी कभी
बहुत एक लंबा वक्त लग जाता है, 10 से पता लगा 10 डेज हो गया, 15 डेज हो गया, इसमें जो वक्त है ये काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर वही चीज़ आप फिजिकली कहीं से लेके आते हो, फिजिकली कोई फिजिकल शॉप है वहाँ से आपने परचेज़ किया है, तो दूसरे दिन ले जाके सीधे उसके शॉप पे पहुँचे और वहाँ दे के आप अपना सामान या जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया है उसको आप तुरंत रिफंड कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि रिफंड करने में हमको थोड़ा सा टाइम लगता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ई रिजर्वेशन का। ई रिजर्वेशन क्या हो सकता है? ई रिजर्वेशन आर इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन इज अ फैसिलिटी offered on the internet for real-time reservation and online inquiry about availability of air tickets, train tickets, hotels tickets, etc. है ना? रिजर्वेशन के लिए बच्चों पहले क्या होता था, जैसे सपोज रेलवे रिजर्वेशन करना है, आपको एक टिकट बुक करानी है, तो पहले हम लोग क्या होता था, स्टेशन पे जाते थे और एक लंबी सी लाइन लगाते थे। वहाँ पे लास्ट में पता ये चलता था कि टिकट्स जो है वो खत्म हो चुके हैं, हमको टिकट नहीं मिला है ना। जो टिकट हम लोग लेना चाहते थे वो टिकट लास्ट में पता चला कि हमको टिकट नहीं मिला। लेकिन ये जो प्रॉब्लम होती थी इसको इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन ने पूरी तरह खत्म कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन के थ्रू आप अपने घर पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल फ़ोन से आराम से बैठ के टिकट्स को बुक कर सकते हो, है ना। चाहे वो रेलवे का टिकट हो, चाहे वो बस का टिकट हो, चाहे होटल्स का टिकट हो, किसी भी तरह का कोई भी टिकट हो, तो आराम से घर बैठकर आप इसको बुक कर सकते हो। कस्टमर मेक्स द पेमेंट यूजिंग ऑप्शंस लाइक कार्ड्स पेमेंट, एप्स और नेट बैंकिंग, है ना। पेमेंट करने के लिए आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, वॉलेट का यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज आप पेटीएम वगैरह यूज़ करते हो तो पेटीएम के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, या नेट बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पॉपुलर ई टिकटिंग वेबसाइट्स आर, ऐसी कुछ हमारी वेबसाइटें हैं जिसका यूज़ करके हम टिकट्स को बुक कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला देखिए irctc.co.in है, इसके बाद travelDailyMedia.com है, MakeMyTrip.com है और Yatra.com है। ये कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जिनका यूज़ करके हम टिकट्स को बुक कर सकते हैं। Advantages of e-reservation. Any reservation, be it train, air, hotels, bus, taxi, or any other possible services, it can be done from anywhere and at any time. किसी भी लोकेशन पे, किसी भी जगह, किसी भी टाइम आप टिकट्स को बुक कर सकते हो, इसमें कोई भी बाउंडेशन की बात नहीं होती। वन कैन कंपेयर द टिकट प्राइसेस आफ्टर बाई वेरियस साइट्स। अगर आपको किसी साइट पे जहां से आप टिकट बुक कर रहे हो आपको लगता है कि उसका उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा है, तो बहुत सारी अदर साइटें होती हैं जहां पे जाके आप उस पर कंपेयर कर सकते हो, और जहां आपको लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा उसका रेट कम है वहां से अपने टिकट्स को आप बुक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिसएडवांटेजेस ऑफ ई रिजर्वेशन। Since the payments are made online in advance, some sites do not make full refund in case of cancellation. है ना, कुछ ऐसी भी वेबसाइटें होती हैं जहां कैंसिलेशन करने के बाद आपका फुल रिफंड नहीं करती, उसका कुछ परसेंट वो डिडक्ट कर लेती हैं। एक सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज ये भी है ना। इन केस ऑफ एनी हेल्प और क्वेरी, वन हैज टू डिपेंड ऑन द कस्टमर केयर सर्विसेज विच जनरली इज नॉट वेरी सेटिस्फाइड, है ना। कस्टमर केयर की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी हम कॉल करते हैं, काफ़ी देर तक कॉल करते रहते हैं, कॉल रिसीव नहीं करते, और रिसीव करने के बाद हमारे प्रॉब्लम को खत्म करके, प्रॉब्लम को दूर करके हमको अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं लोग, है ना। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस आर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड communication technology by the government agencies and departments to communicate with the citizens, other government departments and business organization. ई गवर्नेंस क्या होता है बच्चों? ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के अंदर जो भी काम होते हैं उसको हम तक डिजिटली कैसे पहुंचाया जाए, है ना। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स गवर्नमेंट बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप उस फैसिलिटी को बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हो। ई गवर्नेंस हेल्प इन डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंप्रूविंग द फंक्शनैलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ लोगो आपको दिख रहा होगा, इसमें जैसे आधार का ये हमारा पोर्टल है। अगर आधार कार्ड आपको बनवाना चाहे तो आधार कार्ड के पोर्टल पे आप यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हो, है ना। यहाँ पे स्कॉलरशिप का पोर्टल है, नाइलेट का पोर्टल है, डिजी लॉकर है हमारा, जहाँ पे अपने अपने हार्ड कॉपीज़ को आप सॉफ्ट एज अ सॉफ्ट कॉपी रख सकते हो, जो पूरी तरह से अथराइज होता है कि फ्यूचर में कभी भी उसको आप यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल्स है, उमंग ऐप है जिसके अंदर बहुत सारी फीचर्स मिलते हैं, है ना। तो ये जो
अलग अलग फैसिलिटीज़ हमको गवर्नमेंट के थ्रू मिला है, इसको हम लोग यूज़ करके अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना सकते हैं, है ना। इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आपको ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने हैं, आप सीधे सीधे इन पोर्टल में इसको ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करने के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कर सकते हो, है ना। और इसका पूरा पूरा यूज़ उठा सकते हो, यूज़ कर सकते हो इसको। एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। अब देखिए एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर। ट्रांसपेरेंसी इन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट has increased as it allows the public to be informed about what the government is working on as well as the policies they are trying to implement, है ना। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ गवर्नमेंट क्या करने वाली है, उसकी वर्किंग क्या, उसकी आगे आने वाली जो पॉलिसीज क्या है, क्या क्या इंप्लीमेंट होने वाला है, वो सारी सारी इंफॉर्मेशन आपको ई गवर्नेंस के थ्रू मिल सकता है। विद ट्रांसपेरेंसी comes accountability. The citizens can also question the government if they find any discrepancy in its working. अगर कुछ इस तरीके का आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो या आपने जो शिकायत किया था या आपकी और कोई प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से जो है आप सेटिस्फाइड नहीं हो सके, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, तो आप उसके लिए क्वेरी कर सकते हो इसमें, है ना। डिसएडवांटेजेस देखो कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों इसमें। कंप्यूटर इलिटरेट सिटीजन्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अवेल द सर्विस ऑफ ई गवर्नेंस, है ना। हमारे हमारे सोशल जो हमारा जो बैकग्राउंड होता है, जो हमारा समाज है, इसके अंदर ऐसे सभी लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग अच्छे से पढ़े लिखे हों, इसमें कुछ ऐसे इलिटरेट सिटीजन्स होते हैं जो अच्छे से कंप्यूटर को या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ई गवर्नेंस का जो इसका जो एडवांटेज होता है उसको लोग अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इन मेनी रूरल एंड रिमोट एरियाज हैज़ मेड एक्सेस टू गवर्नमेंट पोर्टल, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है, इंटरनेट का जो सर्विसेज होती हैं वो भी रूरल इलाके में अच्छे से अवेलेबल न होने की वजह से भी हम ई गवर्नेंस का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देखो ध्यान से, ये है हमारा ई ग्रुप्स का। ई ग्रुप इज एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट। ई ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है, पीपल्स का, लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग शामिल होते हैं। ई ग्रुप इज अ फीचर इन मेनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स विच फैसिलिटेट फॉर्मिंग ग्रुप्स, है ना। जैसे सोशल नेटवर्किंग की साइटें बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे आपका फेसबुक होता है, आपका गूगल का भी होता है, याहू में भी है इस तरीके के ग्रुप क्रिएट करने की फैसिलिटी। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको सिमिलर इंटरेस्ट वाला अपना एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, जिसमें हम लोग अपनी फ़ोटोज़ को शेयर कर सकते हैं, अपने अपने टेक्स्ट को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं ना। ये सारी फैसिलिटी आपको अपने उस ग्रुप में मिल जाती है। ग्रुप्स अलाउज मेंबर्स टू क्रिएट पोस्ट कंटेंट और कमेंट, रीड प्लान वेकेशंस, शेयर फोटोज एंड इनवाइट फ्रेंड्स टू द ग्रुप। ये सारी फैसिलिटीज आपको अपने ग्रुप में मिल जाती है। इन ई ग्रुप डिस्कशंस मेंबर्स आर फ्री टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। ग्रुप के अंदर आप अपने एक्सपीरियंस को बहुत आराम से शेयर कर सकते हैं और किसी दूसरे के एक्सपीरियंसेस को भी आप रीड कर सकते हो। गूगल ग्रुप, याहू ग्रुप एंड एमएसएन ग्रुप अलाउज टू क्रिएट अ ई ग्रुप। जैसे यहाँ पे बच्चों नीचे ध्यान से देखो तो ये हमारा याहू का ग्रुप है, इसके अंदर जाके आप रजिस्टर कर सकते हो और यहाँ से आप अपने ग्रुप को क्रिएट कर सकते हो। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग रेफर्स टू द यूज ऑफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स फॉर इंटरेक्शन। सोशल मीडिया वेबसाइट्स, सोशल नेटवर्किंग हमारी ऐसी वेबसाइटें हैं जिसमें सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग, है ना, उसमें क्या होते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और अपने पोस्ट को, अपने कमेंट्स को, फोटोज़ को, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं या दूसरे के कमेंट्स को रीड कर सकते हैं। वेर इंडिविजुअल्स आर लाइक टुगेदर बाई अ कॉमन इंटरेस्ट आर रिलेशनशिप लाइक फ्रेंड, फैमिली, etc. It is a way letting other know what one is doing, है ना। इसमें ये आसानी से आप पता कर सकते हो कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है। कभी कभी हमें ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो बहुत दिन से आपसे, काफ़ी सालों से आपसे उनकी मुलाकात नहीं हुई है और अचानक आपको फेसबुक, ट्विटर या ऐसे सोशल नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म पे अचानक उनसे मुलाकात होती है, तो एक बार आपकी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं उसमें। एंड मेनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एटसेट्रा। ये सोशल नेटवर्किंग की कुछ हमारी वेबसाइटें हैं, जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और ट्विटर हो गया। एडवांटेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग प्रोवाइड्स वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी। सोशल नेटवर्किंग की जो वेबसाइटें होती हैं हमको वर्ल्ड वाइड की कनेक्टिविटी देती हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, किसी भी लोकेशन पे, किसी भी प्लेस पे आप हो, वहाँ भी, कहीं भी, किसी भी जगह पे हो, तो आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड सर्चिंग फॉर एन इंडिविजुअल आर
इंटरेक्टिंग सोशली इज इजियर एंड फास्टर, है ना। कोई भी चीज़ आप सर्च कर सकते हो, ये बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही फास्ट ये चीज़ें आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगी। सोशल मीडिया वेबसाइट्स लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम आर बेस्ट प्लेस टू नो अबाउट द करेंट हैपनिंग इन द वर्ल्ड, है ना। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये कुछ हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां से आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि करंटली क्या हमारे वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है। इसकी करंट इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है और ये बहुत अच्छे से आपको मिल सकती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग, शेयरिंग टू मच पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन प्रूव हार्मफुल। अगर आपने ऐसी पर्सनल वेबसाइट, ऐसे सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइटों पे आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शेयर किया है तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कोई इसका मिसयूज भी कर सकता है ना। ठीक है। सेकंड इसका पॉइंट देखिए, ऑल इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन सोशल मीडिया मे नॉट बी करेक्ट, है ना। सोशल मीडिया पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो करेक्ट, पूरी तरीके से करेक्ट नहीं होती। कभी कभी कुछ लोग ऐसे गलत मैसेजेस भी पोस्ट कर देते हैं जिनकी वजह से लास्ट बाद में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। समटाइम्स पीपल ऑल्सो पोस्ट फेक इंफॉर्मेशन टू सीक अटेंशन, है ना। जो फेक इंफॉर्मेशन कभी कभी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों पे शेयर करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको हमको देखना है। इसके बाद देखिए, शॉर्ट मैसेज सर्विस जिसको हम कह सकते हैं एसएमएस। द एसएमएस आर शॉर्ट मैसेज सर्विस ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट मैसेजिंग is the exchanging or short alphanumeric text message between mobile devices like mobile phones. One SMS can hold to 160 alphanumeric कैरेक्टर्स, है ना। एसएमएस को क्या कह सकते हैं बच्चों? शॉर्ट मैसेज सर्विस कहते हैं। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है कि हम टेक्स्ट मैसेजेस को किसी के पास सेंड करना है, किसी के पास शेयर करना चाहते हो तो आप एसएमएस का यूज कर सकते हो। इसमें हम कितने टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं बच्चों? ध्यान से देखो यहाँ पे 160 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब होता है? अल्फा न्यूमेरिक के अंदर हम टेक्स्ट और नंबर्स को दोनों को यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आप दोनों को यूज करते हो तो यहाँ पे ये अल्फा न्यूमेरिक बन जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसएमएस। फर्स्ट, ट्रांजैक्शनल एसएमएस, सेकंड, प्रमोशनल मैसेज एंड थर्ड, बल्क मैसेज। ये 3 टाइप्स के बच्चों मैसेज होते हैं। ट्रांजैक्शनल एसएमएस कौन सा होता है? जब आप बैंक से ट्रांजैक्शन करते हो, आपने पैसा निकाला कहीं से, तब आपके मोबाइल पे एक मैसेज बैंक के थ्रू आता है, या आप एटीएम मशीन में जाके वहां से आप पैसा निकालते हो, विड्रॉ करते हो, तब भी आपको एक मैसेज मिलता है। या पेटीएम से या ऐसे कोई वॉलेट से आप कोई कहीं भी पेमेंट करते हो तो वहां पे भी आपको एक मैसेज मिलता है। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शनल एसएमएस बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रमोशनल मैसेज। ये क्या होता है बच्चों? ये सपोज कोई कंपनी है अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहती है तो उससे रिलेटेड ये मैसेजेस को डिलीवर करती है, तो ऐसे मैसेजेस को हम कहते हैं प्रमोशनल मैसेज। और थर्ड हमारा होता है बल्क मैसेज, है ना। बल्क मैसेज में क्या होता है? गवर्नमेंट के थ्रू सपोज कोई बल्क मैसेज, ऐसा मैसेज है जो पूरी कंप्लीट पब्लिक को शेयर करना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे मैसेज जो सबके सबके पास एक साथ पहुंचता है उसको हम कहते हैं बल्क मैसेजेस। बच्चों इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, जिसको हम कहते हैं एमएमएस। एमएमएस स्टैंड फॉर मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। इसका पूरा नाम होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। मल्टीमीडिया मैसेजिंग में इंक्लूड टेक्स्ट मैसेज along विद ऑडियो, वीडियो क्लिप्स एंड स्टिल इमेजेस, है ना। तो जो एमएमएस होता है उसके अंदर हम क्या क्या सेंड कर सकते हैं बच्चों? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो क्लिप के साथ साथ आप इमेजेस को भी शेयर कर सकते हो। द सेंडर नीड नॉट हैव डिफाइन द मैसेज एज एसएमएस आर एमएमएस, है ना। उसमें एसएमएस और एमएमएस को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। इट इज डन ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली होता है। और इफ द रिसीविंग डिवाइस डजंट सपोर्ट एमएमएस, अगर जो रिसीविंग डिवाइस है जिसके अंदर एमएमएस को रिसीव करना है, अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है एमएमएस को, तो क्या हो सकता है? ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे, देन रिसिपिएंट विल रिसीव अ यूआरएल टेक्स्ट मैसेज विच कैन बी सीन ऑन एनी वेब ब्राउजर। तो आपको एक यूआरएल मिल जाएगा जो टेक्स्ट मैसेज का एक यूआरएल होगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वो पूरा टेक्स्ट मैसेज आपको एक वेब ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। अच्छा, आगे देखो बच्चों, यहां पे आपको दिख रहा होगा जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजीज। इसमें देखिए फर्स्ट जनरेशन, ये आपका जो पहला जनरेशन है 1G, इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन। द फर्स्ट जनरेशन 1G वाज लॉन्च्ड इन द अर्लीज 80s
है ना। जो पहला जनरेशन हमारा लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1980 में। इट यूज द एडवांस मोबाइल फोन सर्विसेज AMPS, है सेलुलर नेटवर्क, है ना। इसमें जो यूज हुआ था नेटवर्क हमारा, उसका पूरा पूरा नाम क्या था, AMPS, विच वर बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, FDMA टेक्नोलॉजी। जिसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया था उसका पूरा पूरा नाम क्या था, FDMA, है ना। इसके जो फीचर्स थे बच्चों, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, है ना, ये सिर्फ वॉइस को सपोर्ट करता था, है ना। जो 1G था वो वॉइस को सपोर्ट करता था, क्योंकि इसमें जो सिग्नल्स होते थे वो सब के सब पूरे एनालॉग सिग्नल हुआ करते थे, है ना। इसकी वजह से इसकी जो बैटरी की लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा पुअर होती थी। जो बैटरी हम लोग उस फ़ोन के अंदर यूज़ करते थे वो बहुत ज़्यादा दिन तक उसको हम यूज़ नहीं कर पाते थे। और जो इसके अंदर जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते थे, जो मोबाइल फ़ोन होता था, उसकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी होती थी, है ना। और 1G की जो स्पीड हुआ करती थी बच्चों, वो कितना था, 2.4 kbps, 2.4 kbps की ही स्पीड इसके अंदर हमको मिलती थी। और वॉइस क्वालिटी जो थी इसके अंदर का 1G का, वो बहुत ज़्यादा पुअर था। मतलब अगर आपके पास कोई फ़ोन आता था 1G फर्स्ट जनरेशन के अंदर, तो पहली बात तो कॉल ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते थे, और आवाज़ में बहुत ज़्यादा नॉइज़, जो उस फ़ोन आता था जहाँ जहाँ पे आवाज़ आपको सुनाई देता था, उसके साथ साथ कुछ नॉइज़ भी आपके कानों तक पहुँचता था, है ना। इसके बाद बच्चों क्या आया, सेकेंड जनरेशन आया। सेकेंड जनरेशन में क्या था, मोबाइल डाटा सर्विसेज स्टार्टेड इन द सेकेंड जनरेशन, 2G ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजीज, है ना। सेकेंड जनरेशन हमारा 2G था। ये मोस्टली किसके लिए यूज हुआ था, डेटा के लिए यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन में। इसमें GPRS और CDMA का यूज हुआ था इस जनरेशन के अंदर, है ना। और इसके अंदर क्या था बच्चों, इसके अंदर हम कॉल तो कर ही सकते थे, क्योंकि सिग्नल हमारा इसके अंदर डिजिटल हो गया था, तो कॉल आवाज़ काफ़ी साफ आती थी, है ना। आवाज़ के साथ साथ आप डेटा का भी यूज़ कर सकते थे। लेकिन जो स्पीड हुआ करती थी इसकी 2G की, लगभग 64 kbps के आसपास आपको स्पीड मिलती थी। लेकिन इसके अंदर रिज्यूम की फैसिलिटी नहीं थी। अगर सपोज 1 MB या 2 MB की फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो और अचानक नेटवर्क फेल हो जाता है, तो आपको अगर पता लगा लगभग हाफ MB के आसपास आपका डाउनलोड हो चुका है, तो अगर रिज्यूम उसमें अगर नेटवर्क खत्म होगा तो फिर से वो जीरो से स्टार्ट करेगा। मतलब रिज्यूम की फैसिलिटी सेकंड जनरेशन के अंदर अवेलेबल नहीं थी, है ना। और 2G के बाद बच्चों एक इसमें और आया था, 2G के अंदर आया था 2.5G भी आया था 2G के अंदर, यहाँ पे सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन का थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था उसके अंदर। उसमें क्या था, यूट्यूब की स्ट्रीमिंग थोड़ा सा फास्ट हो गई थी, और डेटा जब भी थोड़ा सा डेटा की स्पीड भी बढ़ गई थी। नेट की स्पीड बढ़ने से थोड़ा सा जो एक्सेस होता था डेटा नेट के थ्रू, वो थोड़ा फास्ट हो गया था। और 2.5G के बाद हमारा एक और इसमें आ गया था, 2.75G आ गया था, है ना। 2.75G को हम एज कहते थे ना। सेकेंड जनरेशन में आपने देखा होगा कभी कभी मोबाइल में राइट साइड कॉर्नर पे आपको ई लिख के ई शो होता था राइट साइड में, है ना। इसका मतलब ये क्या क्या था, सेकेंड जनरेशन में वो एज के सिंबल को शो करता था कि सेकंड जनरेशन का वो फास्ट नेटवर्क आप लोग एक्सेस करते हो। इसके अंदर क्या था बच्चों, कि इसके अंदर यूट्यूब का जो स्ट्रीमिंग था वो काफ़ी फास्ट हो गया था। उसको हम लोग यूट्यूब मतलब उसमें सर्फिंग आप कर ले जा रहे थे, स्ट्रीमिंग होने की वजह से आप वीडियो को प्ले कर पा रहे थे सेकंड जनरेशन के अंदर, एज वाले नेटवर्क के अंदर। अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आया था थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन 3G सर्विसेज अलाउ यूजर टू हैव एन इंटरनेट स्पीड ऑफ एटलीस्ट 7.2 Mbps, है ना। ये 7.2 Mbps तक आपको इसके अंदर स्पीड मिलती थी। इट फाउंड एप्लीकेशन इन वीडियो कॉल्स, मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, GPS एंड फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। इसके अंदर क्या क्या हो सकता था बच्चों, वीडियो कॉल कर सकते थे, मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, मोबाइल के थ्रू अगर इंटरनेट एक्सेस करना चाहते थे तो आराम से इसके अंदर आप कर सकते थे। GPS मिल गया आपको, एंड फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, है ना। फिक्स्ड वायरलेस के थ्रू आपको इंटरनेट, अगर आपने कोई ऐसा मॉडेम वगैरह कोई राउटर इस तरीके से घर में लगा हुआ है तो उसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे। ये 3G के अंदर ये फैसिलिटी आपको मिल गई थी। इसके बाद लास्ट आपको आया हमारा फोर्थ जनरेशन आया था। द फोर्थ जनरेशन ऑफर्स इवन हायर रेट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर, है ना। फोर्थ जनरेशन में जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड थी बच्चों बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। द टिपिकल स्पीड बीइंग 100 Mbps फॉर मोबाइल यूजर्स। 100 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड आपको इसमें मोबाइल यूजर्स के लिए मिल गई, एंड अप टू 1 Gbps फॉर फिक्स्ड स्टेशन। और 1 Gbps की जो स्पीड थी वो फिक्स्ड स्टेशन के लिए मिल गई। दिस टेक्नोलॉजी इज बेसिकली यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो, है ना। 4G में जो स्पीड अच्छी हो गई, इसकी वजह से क्या फायदा हुआ कि हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आपको मिलना शुरू हो गया, जिसके साथ आपने देखा होगा HDTV
एच डी कॉलिंग भी कर सकते हो। अगर कॉल करते थे पहले, जो नॉर्मल कॉलिंग करते थे उसमें एच डी कॉलिंग शामिल हो गई। वीडियो में जो यूट्यूब में हम लोग सर्फिंग करते थे, स्ट्रीमिंग करते थे, उसमें भी आप उसकी एच डी क्वालिटी में आप उसकी स्ट्रीमिंग बहुत आराम से कर सकते थे। गेमिंग, ऑनलाइन गेम खेलना चाहते हो तो गेमिंग के लिए भी फोर्थ जनरेशन का जो नेटवर्क था, इसमें गेमिंग भी बहुत आसान हो गई, है ना। हाई डेफिनेशन मोबाइल टीवी, मोबाइल के थ्रू हम लोग टीवी देखना शुरू कर दिए, वो भी हाई डेफिनेशन में, है ना। तो ये सब शुरुआत हो गया कि फोर्थ जनरेशन के अंदर, फोर्थ जनरेशन में जो हमारा मोबाइल का